नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस 2020 में पूछे गए ये 16 सवाल आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये सिलेबस का वर्बेटिम टॉपिक है, मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है और इससे हर साल लगभग सवाल आता ही आता है। तो ये प्लीज तैयार करके चले जाना जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है। अब ये जो सवाल है स्पेसिफिकली करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो करप्ट प्रैक्टिसेस का मेंशन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहां है? सेक्शन नंबर, धारा नंबर 123 में। बहुत सारी टाइप्स की प्रैक्टिसेस जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, किसी को वोट देने के लिए, किसी को ब्राइब देना, बूथ को कैप्चर करना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, प्रेशराइज करना, वेपन्स का इस्तेमाल करना, ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। और करप्ट प्रैक्टिसेस अगर आप करते हुए गिल्टी पाए जाते हो या आपके इलेक्शन एजेंट्स गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके इलेक्शन को वॉइड ठहराया जा सकता है और आपकी कैंडिडेचर को भी रद्द किया जा सकता है। बट द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस in order to take action in case of corrupt practices, that process is very time taking. तो सबसे पहले प्रोसेस बताना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो शुरुआत में आप बताओगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए हमें फ्री फेयर इंपार्शियल इलेक्टोरल प्रोसेस हो, इसके लिए हमारी मदद करता है। इसने सारा स्टार्टिंग फ्रॉम क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, नॉमिनेशन, फाइलिंग, कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग सब बताया हुआ है उसने। और इसलिए यह भी बताया हुआ है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस करे तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर सिंपल है कि आपको इलेक्शन पिटीशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ है वो कंस्टिट्यूएंसी जिस स्टेट में है उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास आप इलेक्शन पिटीशन डालते हैं। फिर हाई कोर्ट अपनी इंक्वायरी करता है। कोशिश ये की जाती है कि 6 मंथ्स में डिसीजन लिया जाए, बट दैट कैन बी एक्सटेंडेड। अब हाई कोर्ट जब अपनी इंक्वायरी करता है फिर वो ये देखता है कि व्यक्ति ने करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आने वाली जो प्रैक्टिसेस सेक्शन 123 में लिस्टेड हैं, क्या कहीं उनमें से कुछ किया था? अगर किया था तो वो गिल्टी है, नहीं किया था तो नॉट गिल्टी है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट सेक्शन 99 के तहत हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। जब हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है उसके बाद प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है व्यक्ति को। प्रेसिडेंट हैज टू डिस्क्वालीफाई। सो फॉर दैट, फॉर प्रेसिडेंट टू बी एबल टू डिस्क्वालीफाई, इलेक्शन कमीशन हैज देन टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। यह प्रोसेस है कि सीधा हाई कोर्ट का फैसला आया तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस में होता है कि कोर्ट का फैसला आ गया गिल्टी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी आरपीए में, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 1 2 3। इसमें अगर कोर्ट आपको गिल्टी मान लेता है किसी भी ऑफेंस में, ठीक है, विच इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस, बाकी ऑफेंस है, बाकी कानून है हमारे देश के, तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई। लेकिन यहां पे ऑटोमेटिक नहीं है। यहां पे पहले हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी करके बताया प्रेसिडेंट को कि हां जी ये बंदा जो है गिल्टी है, और उसके बाद प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की एडवाइस बाइंडिंग होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि इतने देर में आप एडवाइस के हिसाब से डिसीजन लें। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो डिलेड बिकॉज यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर। आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये डिले कहां कहां होता है? पिटीशन डालने के स्टेज पे होता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करने के स्टेज पे होता है, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करने के स्टेज पे होता है, प्रेसिडेंट के फाइनल डिसीजन पे कोई टाइम लिमिट नहीं है इसलिए वहां होता है, एंड अल्टीमेटली इवन आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद भी व्यक्ति के पास, कैंडिडेट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकता है और उस डिस्क्वालिफिकेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कह सकता है। तो अब इस सब को ठीक करना जरूरी है। देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। यस, वी नीड टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, वी शुड स्पेसिफाई इन क्लियर टर्म्स व्हाट आर इलेक्टोरल ऑफेंसेस सो दैट कल को अपील करने के ग्राउंड्स या रीजंस बहुत कम हो। दूसरा,
टाइमलाइंस फिक्स कर दो, हर एक स्टेज की टाइमलाइन फिक्स कर दो, प्रेसिडेंट के डिसीजन की भी टाइमलाइन फिक्स कर दो, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी की भी टाइमलाइन फिक्स कर दो, एवरीथिंग शुड बी विद इन द टाइमलाइन स्ट्रिक्टली। और फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि आप एक स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अ इलेक्शन ट्राइब्यूनल जिसका पर्पस सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स होगा। पहले होता था 1962 तक देयर यूज्ड टू बी अ ट्राइब्यूनल, बट बाद में उसका फंक्शन जो है हाई कोर्ट को दे दिया गया। सो अल्टीमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके लिए हमें ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। दिस इज हाउ यू कंक्लूड दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 अबाउट आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट। ये उस वक्त रीसेंट था क्योंकि 2019 में ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर कुछ बदलाव लाए गए थे, कुछ चेंजेस लाए गए थे। दैट इज व्हाई इट वाज अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बहुत सारे जजेस ने अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बताया है आजाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। यहीं से आप, इसी कोटेशन से आप शुरुआत करोगे, ठीक है। ओके, यहां कंक्लूजन दूसरा है, ठीक है। बॉडी पार्ट 1 यानी पार्ट 1 में आप अमेंडमेंट्स के बारे में बताओगे। यू विल टेल अबाउट व्हाट वर द अमेंडमेंट्स। व्हाट वर द अमेंडमेंट्स? सबसे पहले तो पहले आरटीआई में इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाता है, उसमें जो मेंबर होते हैं उनका फिक्स्ड 5 ईयर टेन्योर हुआ करता था। बट अब इसमें बोला है कि गवर्नमेंट जितना टेन्योर, जितना ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब करेगी उतना उनका टेन्योर होगा। सैलरीज और सर्विस कंडीशंस पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती थी, इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होती थी। अब जो प्रिस्क्राइब की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा वही सैलरी होगी, वही सर्विस कंडीशंस होंगी। Because of these changes, which were also made to the state information commissions, there seems to be concern regarding the functioning of information commissions. सरकार का यह कहना है कि हमने बदलाव इसलिए लाया क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशंस आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अर्लियर व्हेन दे वर गिवन पैरिटी विद इलेक्शन कमिश्नर, जब उनको इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ पैरिटी में रखा गया था, तो हम एक गलती कर रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी के बराबर कर रहे थे। हम बस उस गलती को सुधार रहे। लेकिन इवेंचुअली इंफॉर्मेशन जो मांगी जाती है वो सरकार के कॉन्टेक्स्ट में ही मांगी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टेट की जो परिभाषा है उसमें सरकार और सरकार की एजेंसीज ही फॉल करती हैं। इसीलिए सरकार का इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था में अपॉइंटमेंट करना एक तरीके से अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। So it may impact the autonomy of the functioning of the information commission. It may erode the status of the commission. पहले information commission की इज्जत कुछ और थी, अब कुछ और है। State information commissions affect है, तो इसलिए फेडरलिज्म या स्टेट लेवल की बॉडीज भी अफेक्ट हो रही हैं। आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्टिविज्म पे इस पे फर्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन में जो बना हुआ है वो भी कम हो सकता है। इसलिए वे फॉरवर्ड में आप ये बता सकते हो कि आगे आने वाले समय में टेन्योर को फिक्स किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी को सिक्योर किया जाए, फिक्स्ड सैलरी रखी जाए और इंस्टीट्यूशनल पैरिटी रिस्टोर करने की तरफ काम किया जाए। और तो और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एफिशिएंसी ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस एंड क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इसको प्रमोट किया जाए। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि एक डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन द पिलर ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंसी दैट इज इंफॉर्मेशन कमिशंस must be strengthened and empowered. Information commissions must be strengthened and empowered. बस ऐसे आप इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो एक रिपीटेड थीम है। सवाल है, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया?
साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं? इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं कि आपने कोऑपरेशंस, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, इसके एग्जाम्पल्स देने हैं फेडरेशन के कंटेक्स्ट में। अब आप ये देखेंगे कि फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादातर जो एग्जाम्पल देंगे वो सेंटर और स्टेट के बीच के देंगे, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन हुआ हो, सेंटर और स्टेट के बीच में कंपटीशन हुआ हो, और सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुआ हो। बट देयर माइट बी अ सिनारियो जहाँ पे आपको इसको एग्जाम्पल ना मिले, तो इसीलिए इसको रिजिड बनाने से बेहतर है दैट वी डू इट इन सेंटर स्टेट्स कॉन्टेक्स्ट। लेट अस रिमूव दिस बैरियर एंड लेट अस से फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर में। इससे क्या होगा? इससे हम कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म का मतलब है कि हम इंटर स्टेट रिलेशंस वाले एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिससे हम कंपटीशन में किन पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स, competition to get special category status, competition for getting projects और infrastructure projects। ठीक है, तो हमारे पास इंटरस्टेट रिलेशंस का एस्पेक्ट भी आ जाएगा। कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन के लिए हमारे पास दोनों में एग्जाम्पल है। सेंटर स्टेट के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एग्जाम्पल आप जीएसटी काउंसिल से दे सकते हो, और इंटरस्टेट कोऑपरेटिव एग्जाम्पल की आप दे सकते हो रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स या सम जोनल काउंसिल्स। इसके अलावा आप कन्फ्रंटेशन की तो बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हो, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इट कैन बी देयर एंड कन्फ्रंटेशन जहां पे बहुत सीरियस हो गया, जैसे बेलगाम को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। इट कुड बी लैंग्वेज इशू। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स अराउंड विच योर आंसर विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो आपको इन तीनों के एस्पेक्ट डिस्कस करने के बाद, आफ्टर यू डिस्कस दीज थ्री एस्पेक्ट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे और इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आपको बता दिया है, आप कंक्लूड कैसे करोगे? आप कंक्लूड करोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय किन चीज़ का ध्यान रखा था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांस। तो टाइम सर्कमस्टांस को देखते हुए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, लेकिन रेगुलर या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसका फेडरलिज्म इसका एक सुई जेनरिस फॉर्म है। ठीक है, that's it. Next question is, judicial system in India and United Kingdom seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence in terms of judicial practice. अब ये क्वेश्चन आप कैटेगराइज कर सकते हो अंडर द थीम कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करते हो तो उसमें आप 7 to 8 चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हो। नंबर 1, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या नहीं है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहाँ पे कैसे होता है उस देश के अंदर। नंबर 3, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स किस प्रकार का है उस देश का, यूएसए का, यूके का, फ्रांस का। इन कंट्रीज़ को तो डेफिनेटली कवर करना है क्योंकि ये प्रीवियसली पूछी गई हैं। इसके अलावा उस कंट्री के अंदर राइट्स को लेकर या उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को लेकर क्या प्रोविजंस हैं। आर देयर एनी ड्यूटीज एक्सपेक्टेड और नॉट, आर देयर एनी सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स इन इट और नॉट। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सेकुलरिज्म, हाउ डज जुडिशरी ओवर देयर वर्क, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, कितना जुडिशरी का रोल है, जुडिशियल रिव्यू के एस्पेक्ट में कैसा है, क्या जुडिशियल सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है। ये दिस कुड बी इन द सेपरेशन ऑफ पावर, बट जुडिशरी को थोड़ा अच्छे से उसमें तैयार करना है। क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं
बनाई गई हैं या फिर नहीं बनाई गई हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर आप अपने भारत के संविधान और बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप प्रिपरेशन करके जाओ, मतलब हर एक संविधान के साथ ऐसे हर एक पॉइंट पे आपके पास पॉइंट हो, नहीं हो सकता है इनमें से 4-5 चीज़ों के ऊपर ही हो, बट एटलीस्ट हो ताकि हम एक आंसर 150 वर्ड्स का तो कम से कम लिख सकें। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके का जुडिशियल सिस्टम और इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में सिमिलैरिटीज होना तो काफ़ी लाजमी है। वाई? बिकॉज आवर जुडिशियल सिस्टम इज नथिंग बट अ कंटिन्यूएशन from what happened during the British era. We have tried to continue that judicial system. In fact, हमारा जो laws है, हमारे जो कानून हैं, जो main criminal laws हैं, main civil laws हैं, वो continuation है colonial era के। तो point of convergence बताने में आपको मुश्किल नहीं होगी। point of convergence की अगर हम बात करते हैं तो common law tradition, दोनों common law countries हैं। common law का मतलब होता है कि they consider judicial pronouncements as law। जुडिशरी ने जो पुरानी जजमेंटें दी होती हैं, जजमेंट्स दी होती हैं, उनको कानून की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसी तरीके से आपको ये समझना है कि इट इज़ लाइक बोथ द कंट्रीज हैव दिस सेम ट्रेडिशन। देन बोथ द कंट्रीज हैव जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज वेल। दोनों कंट्रीज का क्रिमिनल जस्टिस का प्रोसीजर काफ़ी एक जैसा है और दोनों कंट्रीज के कोर्ट्स ने कई समय पर अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सपैंड की है। केस इन पॉइंट, रिसेंटली वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यूके गवर्नमेंट के जो ऑर्डर था जिसके थ्रू वो इमिग्रेंट्स को रवांडा एमिग्रेट करवा रहे थे या डिपोर्टेशन कर रहे थे या माइग्रेशन करवा रहे थे, उस ऑर्डर को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, सेम वे हमारे जजमेंट भी आप बता सकते हो, हमारी कोर्ट्स की जजमेंट भी आप बता सकते हो, जहां पे किसी भी जुडिशियल एक्टिविज्म की आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, विच कैन इंक्लूड द 8th April जजमेंट ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नर टू असेंट बिल्स गिवन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस भी बतानी है कि क्या चीजें हमने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं की है, हमारा अलग सिस्टम है, उनका अलग। डाइवर्जेंस सिंपली आप कह सकते हो कोलिजियम से स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का एक कमीशन है, यहाँ पे कोलिजियम यानी कि जुडिशरी खुद अपने जजेस को अपॉइंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा संविधान रिटन है, उनका अनरिटन है, और इस वजह से उनके संविधान का अनलिमिटेड स्कोप है कि पार्लियामेंट जब मर्जी चाहे उसको बदल सकती है। भारत में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, और जुडिशरी उस अपने स्कोप को यूके के अंदर नैरो रखती है। इन इंडिया एज वेल एज इन द यूके, the precedents or judicial precedents are binding, but in certain circumstances in UK they are not. UK के अंदर binding नहीं है। और फाइनली हमने एक नई चीज ही डाल दी संविधान में by the creative interpretation of the constitution that is called basic structure doctrine। तो ये डाइवर्जेंसेस हैं। अब एंड में हमने क्या लिखना है कि we need to understand that while they both have common roots, both judiciaries can learn from each other। तो पॉजिटिव पॉइंट्स एक दूसरे के बोरो कर सकते हैं, यही चीज हम एंड में लिखते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है और दूसरे का बेकार है, अनटिल अनलेस वो कंट्री ही आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहां पे नहीं है, जैसे चाइना का अगर पूछ लिया तो। ठीक है, लेकिन इन केसेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यू विल से कि डॉक्यूमेंट के तौर पे तो बढ़िया डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड वी कैन ऑल्सो बोरो समथिंग्स फ्रॉम देयर डॉक्यूमेंट, दे कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज इट। इस तरीके से ही आप किसी भी कंपेरिजन के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of Speaker of Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? ये पॉइंट ब्लैंक आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आपको लगता है Do you think this practice should be adopted? तो जब उसने Do you think बोला है, please do not leave the question without addressing this query, कि क्या आपको लगता है भारत में भी ये प्रथा होनी चाहिए? कौन सी प्रथा, कौन सी प्रैक्टिस? Once a speaker, always a speaker. What is that practice? This practice is inspired from the British House, the British House of Commons. वो अंग्रेज लोग अपनी लोकसभा को क्या बुलाते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स बुलाते हैं। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जब स्पीकर बन जाता है, तो उसके बाद
ये कन्वेंशन है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूरे नाते रिश्ते तोड़ देता है, उसकी मेंबरशिप छोड़ देता है। दूसरा, ब्रिटिश स्पीकर का भी चुनाव होता है, जैसे भारत के केस में द पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वैसे ही वहां हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स में से ही एक व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की प्रथा ये कहती है कि अगर आउटगोइंग पार्लियामेंट, यानी आउटगोइंग जो वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स है, अगर उसका मेंबर दोबारा से रीइलेक्ट हो जाता है, दोबारा से सदन में आ जाता है, तो उसी को बना दिया जाता है स्पीकर, बिकॉज दैट पर्सन हैज ऑलरेडी सिवेयर्ड देयर टाइज और सिवेयर्ड हिज टाइज विद द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आफ्टर लीविंग ऑफिस एज वेल, स्पीकर डज नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और अगर उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी वहां की राज्यसभा में मेंबरशिप मिल जाती है, तो वो पार्टी वाली बेंच या ट्रेजरी वाले बेंच पे नहीं बैठते हैं, क्रॉस बेंचर की तरह बैठते हैं। दैट मीन्स जो पार्टी से अफिलिएशन नहीं होता है, जिसका जो सीटें उनके लिए होती हैं, उसी सीट पे स्पीकर बैठते हैं। तो आपको एक ए पॉलिटिकल व्यक्ति बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा वंस यू बिकम अ स्पीकर। दैट इज द रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आप भारत के इंट्रोडक्शन दोगे भारत के स्पीकर के बारे में विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 93। Then you will talk about the concept of once a speaker, always a speaker in context of British Parliament, British House of Commons. Then you will talk about that what will be the merits if we adopt this practice. If we adopt this practice. ठीक है, if we adopt this practice, what will be the merits? The speaker will be definitely impartial, continuity of office बनी रहेगी, dignity of office, उसका जो रुतबा है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और एक symbol of bipartisanship conduct of the house होगा। लेकिन यहाँ पे आपको demerits भी दिखाने होंगे। Do you think there are any demerits if we follow this? Yes, lack of political ambition. आप इफेक्टिवली कह रहे हो कि जो बंदा स्पीकर बन जाए वो आगे पॉलिटिक्स का, एक्टिव पॉलिटिक्स का ध्यान ना दे, इसलिए दिस इज मोर डिपेंडेंट ऑन द पर्सनैलिटी, दिस इज मोर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। इफ अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंटर्स पॉलिटिक्स हु वांट्स टू एक्चुअली सर्व एंड बिकम अ स्पीकर, तो ऐसे बंदे को हमें एनकरेज करना चाहिए। और अगर वो पार्टी पॉलिटिक्स से रिजाइन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता है कि वो गलत है। हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो इलेक्शन लड़के, है ना, हो सकता है उसका पॉलिटिकल एम्बिशन हो, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज पीपल विल नॉट टेक दिस पोजीशन अप, पीपल विल नॉट वांट दिस पोजीशन, है ना। इट इज लाइक क्रिएटिंग एन अनवांटेड एंड टू देयर पॉलिटिकल करियर, जो कि शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है? काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है जिस इंटेंशन के लिए हमने वो स्टेप उठाया उस इंटेंशन के विपरीत वो काम हो रहा है। ठीक है, सो another demerit could be if the speaker resigns from the political party and stops any party activities, how will he contest the elections? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा। तो अगर इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की कितनी ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ कैंपेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ कैंपेन मनी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स। As an individual candidate or independent candidate, it will be difficult for that person to get elected in the Lok Sabha. Then you might have to make certain constitutional or legal changes. ठीक है, वो करने पड़ सकते हैं for ensuring such a aspect, है ना। तो यहाँ जो आप बताते हो that what is the why do we need it, वहाँ पे आप ये भी बताओगे कि existing issues क्या हैं with the office of the speaker, है ना, तभी तो जस्टिफाई कर पाओगे कि हम ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो आप क्यों चेंज करना चाहोगे? सो इन द प्रीवियस वन टू दिस, यहाँ पे आप ये बताओगे कि द ऑफिस ऑफ स्पीकर हैज बीन अंडर द स्क्रूटनी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड डिलेज इन एंटी डिफेक्शन, है ना, कंडक्ट ऑफ द हाउस, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, approval of money bills. So if you give these points, अगर आप ये पॉइंट देते हो तब आप जस्टिफाई कर पाओगे। कंक्लूजन में, एंड में आप ये बताने वाले हो कि आपने जिसके पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं
उसके हिसाब से आप बताने वाले हो कि येस वी शुड अडॉप्ट दिस और वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस। वैसे आप कह सकते हो कि ग्रेटर डिस्कशन कैन बी और कंसल्टेशंस कैन बी डन इन ऑर्डर टू रीच अ पोजीशन वेयर वी कैन अडॉप्ट दिस। तो ये अच्छी ही प्रैक्टिस है, इसे अडॉप्ट करना अच्छा ही होगा। तो इसमें आप इसके फेवर में बात करते हुए ये कह सकते हो दैट पार्लियामेंट इज द सिम्फनी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द म्यूजिक, सिम्फनी क्या होता है, वो ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, जो धुन बनती है ऑर्केस्ट्रा में से सिम्फनी बनती है। तो सिम्फनी साउंड अच्छी तभी करेगी जब जो उसे कंडक्ट कर रहा है, जो स्पीकर है, वो उसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंडक्ट करे। ये हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को हम मीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, sound and adequate healthcare policies are needed in the fields of geriatric and maternal healthcare। तो अब आपसे जो सवाल पूछा गया है उसमें आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके हिसाब से अपने आंसर को बिल्ड करना है। देखो, हम भारत में सोशल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, भारत में ही क्यों, कहीं पे भी जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स बाय विच वी से दैट अ कंट्री हैज अचीव्ड और इज अचीविंग और इन प्रोग्रेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज पावर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड आप हंगर और न्यूट्रिशन को ऐड कर दो, चाहे हंगर न्यूट्रिशन नहीं होना, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन हमारा केस इन पॉइंट ही हेल्थ केयर है यहाँ पे, कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे तो बाकी चीज़ें नहीं होंगी, हमने ये प्रूव करना है। एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल्स हाई होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी पहले अगर मैं कुछ चाहूँगा जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हों, वो है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और लिवेबल एनवायरनमेंट। और हम ना कई बार सोशल एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, हम ये पॉइंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सुपरफिशियल है। नहीं सर, सोशल फैब्रिक होना, सोशल फैब्रिक का स्ट्रांग होना, सोशल कनेक्टिविटी इंप्रूव होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक समाज का, एक सोसाइटी का। क्योंकि अगर सोशल अनरेस्ट होगा, इसका विपरीत है सोशल अनरेस्ट, तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम पावर्टी, हंगर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिवेबल एनवायरनमेंट और सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमें हेल्थ का रास्ता अपनाना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस हेल्थ में भी दे आर वेरी स्पेसिफिक दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ वी वांट टू फोकस ऑन। वन इज जेरियाट्रिक केयर एंड द अदर इज मैटरनल केयर। बस अब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है आंसर का, जिसमें आप पहले ये बताओगे कि मैटरनल केयर से हम हंगर, न्यूट्रिशन, पावर्टी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेम वे जेरियाट्रिक केयर से हाउ कैन वी डू इट। दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, यही है क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो, हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कम है, लेकिन उसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे दैट वी आर ऑलमोस्ट अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन के आसपास तो हम हैं ही, बट स्टिल HDI में 130, 131 जो भी रैंक है वो हमारा आता रहता है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि देर इज अ नीड टू लुक इनटू द हेल्थ केयर बिकॉज हेल्थ फॉर्म्स द बेस ऑफ दिस पिरामिड। इफ हेल्थ इज नॉट देयर, अगर मैं इसमें से हेल्थ निकाल दूंगा तो ये सारी चीजें डगमगाने लग जाएंगी, ठीक है। अब देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैटरनल हेल्थ और मैटरनल केयर, और मैटरनल केयर से क्या होता है, ठीक है। तो मैटरनल केयर से पावर्टी कैसे रिड्यूस हो सकती है। वाई? बिकॉज इफ वी प्रोवाइड मैटरनल केयर टू द पब्लिक, यू नो दैट मैक्सिमम लोगों का जो खर्चा है हॉस्पिटलाइजेशन का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, और बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे की देखरेख के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्प के लिए, हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा लग रहा है। तो इसको पावर्टी, इसको अगर सरकार प्रोवाइड करती है तो पावर्टी से लड़ा जा सकता है, जिससे आप एग्जाम्पल दोगे जननी सुरक्षा योजना की, ठीक है। तो once again it's very straightforward. You have to talk about maternal care link with poverty, then you talk about maternal care link with hunger and nutrition, which is very easy.
कि आप माल नरिशमेंट देख रहे हो, अंडर नरिशमेंट देख रहे हो, स्टंटिंग वेस्टिंग देख रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैटरनल केयर और न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कुपोषण महिलाओं में देखने को मिलता है वही ट्रांसलेट होता है उनके बच्चों में। Education. Educational attainments are dependent upon what type of maternal care is available to the mothers at the time of pregnancy and antenatal as well as postnatal care. Because the brain development will happen from 0 to 6 years, 90% of the brain development will happen, and it would be better if women are provided best quality health and nutrition at that time. Then you can extend it to employment, a livable environment and social fabric of the society, because a happy family is the start of a happy community which ultimately leads to development. यही चीज फिर आप जेरियाट्रिक केयर के लिए करोगे। अब जेरियाट्रिक केयर में चैलेंज इस बात का है कि आप इसको बाकी चीजों से कैसे लिंक करोगे। देखो, जेरियाट्रिक केयर में आप बताओगे कि प्रेजेंटली इंडिया की एजेड पॉपुलेशन जितनी है उसका डबल होने के चांसेस हैं 2050 तक। तो 30 करोड़ के आसपास 30 करोड़ एल्डरली पॉपुलेशन हमारी होने वाली है, विच माइट टर्न आउट टू बी अ डेमोग्राफिक boost or it might turn out to be demographic disaster depending upon how far ready you are. ठीक है, तो आप इस जेरियाट्रिक हेल्थ केयर को एज एन अपॉर्चुनिटी लोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इन द सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी इज द वन दैट सर्व्स द एल्डरली। तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, दे विल बी मोर इनटू द जेरियाट्रिक केयर एंड मोर पीपल, मोर मैन पावर, मोर स्किल विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। ठीक है, लिवेबल इन्वायरमेंट तब बनेगा बेटर जब आप एल्डरली के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सिटीज को प्लान करोगे। तो ओपन ग्रीन स्पेसेस रखोगे, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की कोशिश करोगे, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली एक बेटर लिवेबल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इसलिए क्योंकि अगर एल्डरली को केयर मिलता है तो वो फैमिली के अंदर एक गाइडिंग मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल लाइट की तरह काम कर सकते हैं, चाइल्ड रियरिंग और केयर में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप विमेन का योगदान बता सकते हो कि बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ विमेन विल बी हायर, दे आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ मोर जेरियाट्रिक केयर बिकॉज विद एज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेल्थ विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीजें आप कनेक्ट करोगे ना जब डेवलपमेंट के साथ, ये पॉइंट्स लिखोगे, तभी इस आंसर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अदरवाइज इस आंसर की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाएगी। ठीक है, यू कैन डू इट इन टैबुलर फॉर्म एज वेल, परफेक्टली फाइन, यू कैन डू इट इन टैबुलर फॉर्म, आप टैबुलर फॉर्म में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। In this context, suggest reforms in civil services for strengthening democracy. Most straightforward question. First part of the question is connecting institutions quality to economic performance. This is the only challenge, because second part is आप वैसे भी रट्टा मार के जाते हो कि क्या रिकमेंडेशन देनी है अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, according to सुरेश प्रभु पैनल, अकॉर्डिंग टू होता कमेटी, अकॉर्डिंग टू बासवान कमेटी, आपके पास रिकमेंडेशन का भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने वो लिख लेना है सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज द वन, फर्स्ट पार्ट जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, हाउ इट हेल्प्स इन बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, this is the connection that you have to make in the first part of the question. तो institutional quality से economic growth कैसे drive होगी? Institutional quality means every institution you imagine will be filled with bureaucrats. आप कोर्ट की बात करो, कोर्ट में भी ब्यूरोक्रेट भरा होगा क्योंकि जुडिशियल सर्विस होती है। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी की बात करो, वो तो चलो नाम ही उसका ब्यूरोक्रेसी। आप मिनिस्ट्रीज की बात करो, नाम ही उसका ब्यूरोक्रेसी से बनता है। आप पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करो, आप इसरो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करो, सब जगह सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बैठा है। तो इन सब जगहों में इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इंश्योर करती है कि गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो,
करप्शन कम हो, ये सब चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ट्रेड, व्यापार, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर करप्शन होगा तो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स के लिए। आप देखते हैं सड़कें गिर जाती हैं, पुल गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। रेगुलेटरी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी अगर सेबी जैसे इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी ब्यूरोक्रेट्स या क्वालिटी प्रोफेशनल्स के ऊपर आधारित नहीं होंगे, तो हर आए दिन स्कैम चलते रहेंगे और जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक नुकसान देश के एक्सचेकर को उठाना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, इंस्टीट्यूशन से। पॉलिटिशियन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी भी वो पार्टी बदल सकते हैं, कभी भी सरकारें बदल सकती हैं। सोशल कैपिटल डेवलप होगा विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी। Why social capital is required? Social capital is the network of relationships that people inculcate with each other. Now, many industries are not dependent on purely economic factors. They are also dependent on developing social capital. For example, health services. तो ये या एजुकेशनल सर्विसेज, तो ये जो सोशल कैपिटल है, जो ट्रस्ट है, ये तभी बिल्ड होगा जब इंस्टीट्यूशंस करप्शन फ्री होंगे, क्वालिटी होंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो रिसेंटली प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल के एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे आपने कम से कम 350 ESIC की भर्तियां की, बिकॉज ये वो लोगों का डेटाबेस होता है जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होता है। तो वहां से आप ये बता सकते हो कि दिस इंस्टीट्यूशन देन क्रिएट्स ट्रस्ट। जिन 350 लोगों को नौकरियां मिली होंगी वो उस ESIC इंस्टीट्यूशन के भी आभारी होंगे और यूपीएससी के भी, जिन्होंने प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया ताकि उनकी जानकारी वहां पे पब्लिकली डिस्क्लोज की जा सके। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो आप ये इस तरीके की एग्जांपल से अपने आंसर को एनरिच करो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेकेंड पार्ट यू विल टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, एंड रिफॉर्म्स के लिए आप कंटेंट पहले से तैयार करके जाएं एज फार एज एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न। यहां पे हम ओवरऑल रिफॉर्म से ज्यादा फोकस करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए, जैसे नए स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोर्सेज, कैपेसिटी स्किल डेवलपमेंट फॉर डिजिटल, है ना, AI, है ना, कन्वर्ज्ड ब्यूरोक्रेसी आप क्रिएट करो, ओपन ब्यूरोक्रेसी आप क्रिएट करो, कनेक्टेड ब्यूरोक्रेसी आप क्रिएट करो। इसका एक आप देखो, स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी, कन्वर्ज्ड स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी, कन्वर्ज्ड ब्यूरोक्रेसी, कनेक्टेड ब्यूरोक्रेसी एंड ओपन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आप SCO याद करते हो, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप SCCO याद करो। ठीक है, तो स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी, कनेक्टेड ब्यूरोक्रेसी, ओपन ब्यूरोक्रेसी एंड कन्वर्ज्ड ब्यूरोक्रेसी। स्किल्ड, कनेक्टेड, कन्वर्ज्ड एंड ओपन। ठीक है, दिस इज हाउ यू work on the way forward or whatever suggestions you are supposed to give. So our 100 days answer writing program is live and its batch 2 is going to start now on the 28th of July. With this you will have 100 days of pure answer writing. Along with that, it's not about just getting your answer evaluated and doing things that you जनरली डू। आप वो सब चीज़ें नहीं करोगे, जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा उसके तहत आप अपने आंसर राइटिंग के कस्टमाइज्ड फीडबैक पे काम करोगे। जेनेरिक फीडबैक की जगह कस्टमाइज्ड फीडबैक पे काम करोगे कि आपके आंसर्स में स्पेसिफिकली क्या कंसर्न्स हैं, उससे कैसे डील किया जाए, आपके शेड्यूल में आपके पास क्या टाइम है आंसर राइटिंग का, उसके हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया जाए। ऑल दीज थिंग्स विल बी डन। अलॉन्ग विद दैट यू विल कवर 100 क्वेश्चंस फ्रॉम GS 1 2 3 4, जिससे आप एक थीम वाइज कवरेज आपकी बहुत सारे टॉपिक्स की भी हो जाएगी और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा एक आंसर को कैसे अप्रोच करना है। ऐसा 100 क्वेश्चंस के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज वेयर योर पर्सनलाइज्ड फीडबैक विल बी गिवन। तो आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करते वक्त आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं DREAMIS, ये वाला यहां जो लिखा है, दिस कोड कैन बी यूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमर्जेंस ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जिसको ब्रैकेट में डिजिटल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, हैज इनिशिएटेड ई-गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। डिस्कस। सो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ई-गवर्नेंस, इन दोनों के बीच में आपने लिंकेज बनाना है।
आप स्टार्ट करोगे बाय अ कोट अबाउट गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फाउंडर लीडर क्लाउस श्वाब, हु सेज दैट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट technology, it is about how we as a society approach and adapt to it. Fourth industrial revolution is not just about AI, robotics, internet of things, है ना, and culmination of cyber physical systems. It's much bigger than that, because we as a society have to adjust to what these technologies are bringing to the table. So fourth IR और governance से हम इन पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं, पोस्ट कोविड अपनी ब्यूरोक्रेसी को अडेप्ट करने पे, ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने पे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स जैसे कि पुणे के अंदर डेवलप किया गया है ना। गवर्नेंस के अंदर बता रहा हूं मैं कि कैसे ये हेल्प करेगा, हाउ इट विल हेल्प इन गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा वन नेशन वन पोर्टल फॉर सो मेनी थिंग्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फॉर सो मेनी थिंग्स, है ना। ये हम सिंगल विंडो की तरफ ट्रूली बढ़ सकते हैं अगर हम सही में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड आपके पास एक रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही इलैबोरेट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएगी, जिसमें चीट करना, मैनिपुलेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सर्विस डिलीवरी की स्पीड भी बढ़ेगी, बिजनेस सपोर्ट, क्योंकि जो भी आपके लॉजिस्टिक्स होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन हाई एंड AI बेस्ड प्लानिंग, और इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी की स्पीड बढ़ेगी अगर सरकार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट करप्शन को ऑब्वियसली आप काउंटर कर सकते हो, और इस सभी तरीके से आप फोर्थ IR और गवर्नेंस को लिंक करोगे। बट देयर विल ऑलवेज बी टेंडेंसीज फॉर सर्टन इश्यूज टू इमर्ज, because there is a digital divide in this country, there is lack of digital infrastructure as complete as this, there is a problem of cyber security as well as the problem of cyber crime, then there is privacy issues और privacy related concerns। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप concerns के फॉर्मेट में बता दोगे, है ना। हाँ, एक और पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ IR की वजह से या AI की डेवलपमेंट की वजह से आपकी कनेक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बढ़ जाएगी। जैसे अभी आप भाषिणी AI मॉडल पे काम करते हो, तो उससे अब आपको साइमल्टेनियस ट्रांसलेशंस मिलने बहुत आसान हो जाएंगे चीज़ों के, जिससे जो गैप बनता था गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज के बीच में, वो गैप क्लोज किया जा सकता है। दैट गैप कैन बी ब्रिज्ड बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो इस पॉइंट को भी आप अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक वाई, बिकॉज ये स्पेसिफिक था कोविड समय के लिए, कोविड-19 के टाइम पे, तो ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। अब 5 साल बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें इसमें से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकल के आती है, ये बस एक पुराने एग्जाम्पल्स की तरह आते हैं। तो जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, this part of the question can very well be addressed by giving an idea that what are the centralizing features of our federalism। तो हमारे फेडरलिज्म के सेंट्रलाइजिंग फीचर क्या है कि हमारे फेडरलिज्म में यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट से, हमारे फेडरलिज्म में इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर स्पेशल आर्टिकल है, हमारे फेडरलिज्म में गवर्नर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हमारे फेडरलिज्म में ऑल इंडिया सर्विसेज है जो सेंटर के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन उनकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे हो रही है, स्टेट्स में हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, जैसे कि अभी केरला के साथ देखा जा रहा है इन द इशू ऑफ बोरोइंग लिमिट्स इंपोज्ड ऑन केरल। तो ये सारी चीजें आप बता दोगे इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कोई इसके अंदर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, मीन्स वी नीड नॉट एक्सप्लोर इट फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक स्टेप्स और मेजर्स दैट वर टेकन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक के दौरान स्पेसिफिक मेजर्स लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 का, जो ब्रिटिश जमाने का कानून है, ठीक है, उस कानून के अंदर हमने कई कोविड के क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, है ना। सेंटर ने जो है गाइडलाइंस इशू करनी शुरू कर दी ICMR के थ्रू फॉर नंबर ऑफ थिंग्स, और फिर वो स्टेट्स के ऊपर इंपोज की गई लॉकडाउन की गाइडलाइंस, क्वारंटीन की गाइडलाइंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस।
की गाइडलाइंस। फिर सेकंड पॉइंट वाज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज करते हुए नेशन वाइड लॉकडाउन्स इंपोज किए गए कोविड के दौरान। सो दिस वाज अ वेरी स्पेसिफिक, मतलब ये उस करंट टाइम का बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम पे इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। 2020 में फार्म एक्ट्स आए थे, 3 फार्म लॉज लाए गए थे, बट लेटर ऑन देवर विड्रॉन, है ना। और उसमें आरोप ये लगा था कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के साथ छेड़छाड़, जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकली स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, सेंटर ने कंकरेंट लिस्ट जैसे कि फूड स्टफ में ट्रेड एंड कॉमर्स का इस्तेमाल करके इन एक्ट्स को पास किया था। दे वांटेड टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर मार्केट्स, बट मेनी फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा दे परसीव्ड इट एज एनक्रोचमेंट ऑन देयर टेरिटरी और लेजिस्लेटिव टर्फ। तो वंस अगेन नॉट समथिंग जिसकी डिटेल में अभी जाके कोई फायदा है, बट उस वक्त क्योंकि करंट एटमॉस्फेयर था इसलिए वो सवाल 2020 में पूछा गया। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसकी आप बेसिक डिटेल समझो, लेकिन कंक्लूजन किसी भी फेडरलिज्म से जुड़ा जो सवाल है वो कैसे होगा। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू फेडरलिज्म इन इंडिया विल बी वन दैट सेलिब्रेट्स इट्स डाइवर्सिटी, fosters cooperation and builds harmonious and prosperous future। दोनों चीजें हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट भी करना है और कोऑपरेशन को एनहांस भी करना है। ये अप्रोच आप किसी भी फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर में लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest litigations praying for issuance guidelines to executive authority। अब ये बेसिकली क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन, instances where judiciary uses its powers especially under article 142 to issue guidelines or orders which have the same effect as the law passed by parliament, है ना, या इशूइंग ऑर्डर्स अंडर रिट, है ना, रिट पिटिशंस के थ्रू जो ऑर्डर्स इशू करवाए जाते हैं, या स्पेशल लीव पिटिशंस आर्टिकल 136 के थ्रू जो ऑर्डर्स करवाए जाते हैं, इन सब के बारे में बता रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, और एग्जीक्यूटिव का काम है कानून इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी बनाना, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, और जुडिशरी का काम है उस पर चेक रखना कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट जुडिशियल लेजिस्लेशन अगर बार बार होता रहे तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हम बताएंगे कि भारत में जुडिशियल लेजिस्लेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स दोनों की इजाजत संविधान ही देता है। सो इफ वी टॉक अबाउट हाउ जुडिशरी इंटरवीन्स इन अदर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, they can intervene via article 13, the power of judicial review, where a law can be considered as unconstitutional if it is violating fundamental rights. It can issue writs, Supreme Court under article 32 and High Court under article 226. आर्टिकल 136 के अंदर आप स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 142 के अंदर द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, जिसके बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया। सेम वे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में भी संविधान ही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, वेयर इट सेज दैट देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर in terms of judiciary and executive in public services. There will be no inquiry into judicial conduct in the parliament except on impeachment proceedings. And also judiciary cannot interfere in the matters of legislature. तो यहाँ पे दोनों चीजों के लिए स्पेस है, स्कोप है, it's not completely antithetical. So you can first point out the negative aspects of judicial legislation. It disrupts the balance of power. It harms the legitimacy of the legislative body. It might cause loss to the exchequer. नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी साल 2022 में जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजमेंट्स को एनालाइज किया था, और उन जजमेंट्स के हिसाब से सरकार को यानी स्टेट एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ था इसका मेजरमेंट किया था। तो आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर कहीं पे इलीगल माइनिंग की कुछ घटनाएं होती हैं तो आप पूरे स्टेट के अंदर माइनिंग बैन कर देते हो, ऐसा गोवा के अंदर हुआ, जिससे एक्चुअल में देयर वाज लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस, जॉब लॉस, है ना। तो आप कई बार इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हैम्पर करते हो अननोइंगली। यू मे नॉट वांट दैट एज अ जुडिशरी ऑफ कोर्स, बट अननोइंगली ऐसा होता है।
जुडिशरी अपना वर्कलोड वैसे ही बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ा लेती है, और ज़्यादा पावर्स अगर अनइलेक्टेड जजेस के हाथ में हो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये जितने भी जजेस हैं दे आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, दे आर अपॉइंटेड दैट ऑल्सो बाय देमसेल्व्स। तो आप यही चाहते हो कि इनके पास पावर्स रहे लेकिन उसे रीजनेबली और उसे जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट PIL, दैट नाउ यू विल ब्रिंग इट टू द पॉजिटिव साइड विद द हेल्प ऑफ PIL, क्योंकि आपको जस्टिफाई तो करना है, क्योंकि एक समाज में कहीं लेजिस्लेचर में गैप्स होंगे, कानून बनाने में गैप होंगे, एग्जीक्यूटिव एक्शन में गैप होगा, तभी तो ना इन्होंने PIL शुरू किया है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी पिलर्स दूध के धुले हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी एंड जुडिशरी उनको काम नहीं करने दे रही है ना, इतना आइडियल सिनेरियो भी नहीं है। सो यू विल हैव टू मेंशन दैट देयर इज लेजिस्लेटिव गैप, फॉर एग्जांपल एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड और एज फार एज वुमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न्ड, देयर वर गैप्स in protection of women from sexual harassment at the workplace. There were gap, that is why Vishakha guideline came. There were gap in the treatment of under trial prisoners, that is why in 1979 first public interest litigation under Husainara Khatun case, it went to the Supreme Court. तो ऐसे ही नहीं ना वो अपनी मर्जी से कर रहा है, कहीं ना कहीं there might be some drawbacks or shortcomings on the functioning of other pillars of the government as well, और वही यहाँ पे देखने को मिल रही। So you will talk about upholding constitutionalism, filling legislative gap, एग्जीक्यूटिव के फेलियर्स को करेक्ट करने के लिए और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, जैसे रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट में किया। तो आप ये बता सकते हो कि PIL की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अल्टीमेटली इट हैज टू वंस अगेन पॉइंट्स आउट टू इंडिविजुअल विजडम, because as Dr. B.R. Ambedkar earlier stated, an institution is as good as the individuals who are running that institution. तो जितना बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूशंस चलाएंगे उतना बढ़िया तरीके से वो इंस्टीट्यूशन चलेगा। आप चाहे जितने मर्जी सेफगार्ड्स दे दो, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। दैट इज व्हाई एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने जो कहा उसको हम कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन में बोलेंगे, एज जजेस वी नीड टू नो व्हाट लाइज विद इन एंड आउटसाइड द जुडिशियल फंक्शन and we need to implement that as well. ठीक है। The next question is about Panchayati Raj and municipal bodies. And over the past few videos that we have had on our previous year questions series from 2024, 23, 22, 21, we have discussed a lot of questions on Panchayati Raj और mostly उनका similar चीजों को लेकर कंस्ट्रेंट रहता है, जैसे फंक्शंस, फंक्शनरीज और फंड्स। लोकल इंस्टीट्यूशंस या लोकल बॉडीज को अब फंक्शंस, फंक्शनरीज, फंड्स से एक स्टेप आगे जाके अपनी फंक्शनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने रीसेंट टाइम्स में उनकी फंक्शनैलिटी को फेस करते हुए चैलेंजेस को लिखना था। बस आप बात शुरू हो जाओगे फिस्कल कंस्ट्रेंट्स और ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्रांट्स के ऊपर, कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत हेवीली डिपेंड करते हैं स्टेट और सेंटर के ग्रांट्स पे। भारत की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस 1% से भी कम GDP का अपने खुद के रिसोर्सेज से जनरेट करती है। साउथ अफ्रीका जैसे देश में भी ये 6% है। बहुत सारी ग्राम पंचायत के पास प्रॉपर्टी टैक्स लगाने, यूजर चार्जेस लेने का सामर्थ्य नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी डेफिसिट तो है ही। मल्टीपल एरियाज में पंचायत सेक्रेटरी नहीं होते हैं, एक पंचायत सेक्रेटरी बहुत सारे विलेजेस को सर्व कर रहा होता है, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ना तो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना डेटा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। टेक्निकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, रिक्रूटमेंट होती है तो एडहॉक बेसिस पे होती है, टेम्पररी बेसिस पे होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पैरेलल बॉडी सफर करती है। तो अल्टीमेटली जो भी पंचायती राज की प्रॉब्लम है वो सारी आपने लिखनी है। बहुत सारे स्टेट्स ने वो 11th और 12th शेड्यूल की पावर्स को डिवॉल्व नहीं किया है पंचायतों को। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें अभी टाइम लगेगा उसको ब्रिज करने का। सोशल इनइक्विटीज टोकन रिप्रेजेंटेशन से पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं होती है, कि अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को या विमेन को रिप्रेजेंटेशन दे दो पंचायत में, इवन देन वी आर सीइंग द बाईपासिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स और पर्टिकुलर what you can say affirmative action by certain
प्लेयर्स और एक्टर्स इन द सोसाइटी, जैसे सरपंच पति सिंड्रोम है ना, जिसमें महिलाएं सरपंच तो बनती हैं लेकिन कंट्रोल उनको उनके घर के जो मेल मेंबर्स हैं वही कर रहे होते हैं। फिर जाते जाते जब भी आप किसी क्वेश्चन में, वेन एवर इन योर क्वेश्चन यू आर पॉइंटिंग आउट प्रॉब्लम्स, डोंट कम आउट विदाउट गिविंग रेजोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन दिए बिना बाहर नहीं आना है आपने। तो स्ट्रेंथनिंग ओन रेवेन्यू जनरेशन, प्रोफेशनलाइजिंग लोकल गवर्नेंस, ये सारे जो सजेशंस हैं, इन सारे सजेशंस को आप अपने आंसर के अंदर लिख के ही आओगे, तभी बात बनेगी। उसने चाहे नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन में सिर्फ चैलेंजेस पूछे, लेकिन जिस क्वेश्चन में चैलेंजेस दिए हैं ना आपने, उस क्वेश्चन में आपको उसके चैलेंजेस को कैसे फेस करना है ये बता के ही निकलना है। अगर नहीं करोगे कोई दूसरा कर जाएगा, उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ये सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट। देन द क्वेश्चन इज अबाउट राज्यसभा एंड इज इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिव ऑर्गन इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। मतलब अब ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि पास्ट फ्यू डेकेड्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, 60 से 70 से 80 से, हमें नहीं पता। हम तो बस इसका मतलब वी आर एट लिबर्टी टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा, हाईलाइट द फैक्टर्स एंड एरियाज इन विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी विजिबल। ये कहां कहां पे विजिबल हुई है, वो एरियाज, वो फैक्टर्स बताओ। तो आप बताओगे कि वंस डिसमिस्ड एज अ यूजलेस स्टेपनी टायर। अच्छा, ये जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है कि ये स्टेपनी टायर है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोलोगे कि once dismissed as a stepney tire, useless stepney tire by certain political commentators, Rajya Sabha in recent decades has become a crucial, deliberative and corrective body। तो आप बताओगे कि राज्य सभा क्या क्या करता है, फेडरलिज्म या स्टेट्स के मत को रखने में हेल्प करता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ लॉज, जैसे जब जॉइंट कमिटी बनी जिसमें राज्यसभा के भी मेंबर्स थे, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। हेस्टी लेजिस्लेशन करने से वो रोकता है। सेम वे लैंड एक्विजिशन का जो बिल है या ये वाला जो बिल है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशंस दोबारा से रिकंसिडर किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अंडर रिप्रेजेंटेड वॉइसेस, सो मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स लाइक ईला भट्ट, फली नरिमन, MS स्वामीनाथन, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। अब आप बोलोगे सर विजय माल्या कौन सी फील्ड का एक्सपीरियंस लेके आए, वो व्हाइट वॉशिंग कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ठीक है, ये मत लिखना पेपर में, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिसी कंटिन्यूटी में ये हेल्प करता है। नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिसी कंटिन्यूटी, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आपको कम से कम ये देख के खुशी होती है कि राज्यसभा तो है बची हुई है। जो 1990s का दशक था उसमें 91, 96, 98, 99 सरकारें आई गई, लेकिन राज्यसभा तो था। तो एटलीस्ट देयर इज वन पिलर ऑफ द लेजिस्लेचर विच एग्जिस्ट्स। Strengthening of accountability and democracy through question hour, through debates, through zero hour, इसको आप यूज कर सकते हो। बट देर आर प्रॉब्लम्स, है ना। इट्स नॉट दैट राज्यसभा को हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और राज्यसभा अपना बेस्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि मनी बिल को लेकर देर आर कंसर्न्स एज फार एज राज्यसभा इज कंसर्न, नंबर ऑफ सिटिंग्स को लेकर, एवरेज अटेंडेंस को लेकर, यू कैन से व्हेन जॉइंट सिटिंग इज देयर तब राज्यसभा का लोअर हैंड है ना। इसमें राज्यसभा वाले में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल इंडिया सर्विसेज वाला, ठीक है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने में ये मदद कर सकता है। बनाई नहीं है इसने अभी तक फिलहाल, है ना, लेकिन मदद कर सकता है। देन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट, ये वाले पॉइंट तो लिख ही लेना, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट, तो हेयर ऑल्सो इट हेल्प्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स जब आप बताओगे प्रॉब्लम कि राज्यसभा की ये प्रॉब्लम्स है, जैसा मैंने आपको बताया, मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, है ना, इन केस ऑफ लेट्स से बजट प्रोसेस में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है इसका, है ना, नंबर ऑफ सिटिंग्स इसकी बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो उसके बाद फिर आप बताओगे कि क्या आगे करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ये वंस अगेन मैंने दिया हुआ है, पढ़ लो, यूज कर लो, और हर एक क्वेश्चन जहां जहां पे चैलेंज लिखोगे वहां वहां उस चैलेंज को रिजॉल्व करने का तरीका भी बता के निकलोगे, बिना बताए नहीं निकलोगे। क्वेश्चन, which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment? Give reasons. So constitution हमारा comprehensive document है. You'll start by saying that constitution is a comprehensive document. One of the reasons for which is there are a lot of
institutions, commissions that have been created by the constitution. Example के तौर पे election commission, finance commission, national commission for scheduled caste, etc. Steps for constitutionalization में आप simply बताओगे कि एक constitutional amendment करने के लिए क्या करना होगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना होगा कि कोई कमीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैट्यूटरी है या एग्जीक्यूटिव है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या स्टेप लगेंगे, वही स्टेप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में लगेंगे. तो 4 स्टेप की बात है: प्रपोजल, parliamentary approval by special majority, presidential assent and insertion to institution. If that institution is related to center and state, तो 50% states का भी आप उसमें मत लोगे. जैसे इसमें एग्जांपल दोगे आप 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा एक छोटे डायग्राम के. ये तो मैंने बड़ा डिटेल में डायग्राम दिया है, छोटे डायग्राम के फॉर्म में बता सकते हो कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश 1992 है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में फंक्शन करता है. ऐसे करके कुछ कुछ लिख दोगे इसके बारे में. क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए? बेहतर अथॉरिटी होगी, बेहतर ऑटोनॉमी होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका सबसे ऊपर पोजीशन होता है एज फार एज रिकमेंडेशंस इज कंसर्न्ड, एज फार एज डायरेक्टिव्स आर कंसर्न्ड. रिकमेंडेशंस के अंदर एक वजन आएगा, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंप्रूव होगा, बजटरी कंस्ट्रेंट रिजॉल्व हो सकते हैं, सिंबॉलिक एम्पावरमेंट ये देखी जा सकती है. लेकिन कोई गारंटी नहीं है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस की आप देख सकते हो कि रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती. इसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, उनको टूथलेस टाइगर बुलाया जाता है. एनएचआरसी से इसका ओवरलैप हो सकता है जुरिस्डिक्शन का, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइंडिंग recommendatory powers ultimately there's no guarantee that it would ensure greater justice and empowerment. ठीक है, तो एंड में हम ये कहेंगे कि along with constitutionalization we must ensure that it is given adequate powers, functional autonomy and financial independence. ये चीजें अगर आप बताओगे तो फिर आंसर सही रहेगा. Then there is a question about incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. तो आप सिर्फ व्यक्ति की इनकम देख के, मंथली इनकम देख के या डेली इनकम देख के ये डिसाइड ना करें कि पावर्टी है उस बंदे के पास या नहीं है. आप इंसिडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी, इन दो कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिए. ये हमारे दिमाग में डाला है मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो यूएनडीपी भी निकालता है, और इंडिया के लिए दिस रिपोर्ट इज कैरिड आउट टेकन आउट बाय नीति आयोग, है ना. उसमें थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं. आई होप आपने पावर्टी में ये पढ़ा हो. खैर, 2024 क्या जो आप इसमें डेटा यूज करने वाले हो, क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था, बट आप क्योंकि लेटेस्ट अभी अटेम्प्ट करने वाले हो, तो लिमिटेशन ऑफ इनकम बेस्ड पावर्टी मेजरमेंट, वन डायमेंशनल अप्रोच. सिर्फ इनकम पावर्टी पे बात होती है, बट पावर्टी इज नॉट इनकम पावर्टी. पावर्टी इज हेल्थ पावर्टी, पावर्टी इज एजुकेशन पावर्टी, पावर्टी इज वेल्थ पावर्टी, पावर्टी इज न्यूट्रिशनल पावर्टी. बहुत सारे किस्म से देखा जाता है. ट्रू पावर्टी को अंडर एस्टिमेट करता है. वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टन सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनकी डेप्रिवेशन को कंसिडर नहीं लेता है. इनकम देख लेगा, बस इनकम देख ले, आंख बंद करके इनकम देख लेगा कितनी है ना. भीख मांग के अगर मेरे पास इनकम आ रही है फिर क्या होगा उसका, है ना. हाउ डू आई नो दैट? तो थोड़ा सा तो उसमें ग्रैनुलर डेटा चाहिए आपको. अब मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से हमें ये रियलाइज होता है कि हम 3 पैरामीटर पे काम करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो खुद में ब्रॉड पैरामीटर है. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हम काम करते हैं 2 कंपोनेंट पे, इंसिडेंस ऑफ पावर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी. इंसिडेंस ऑफ पावर्टी से हमें यह पता चलता है कि एक गिवन पॉपुलेशन में से कितने लोग पुअर हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन आर पुअर. इंटेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि अगर 10 डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है तो उस डेप्रिवेशन क्राइटेरिया में से कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8 डायमेंशंस में पुअर है. सो कितने पुअर है, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी से आपको पता चलता है. सो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंसिडेंस. ये दोनों चीजें चेक करके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी निकलती है. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट focuses on, ये देखो, it focuses on health, education, living standard. It is more holistic. It reflects lived experiences of the people. That is why it is more important. ठीक है. लेटेस्ट एमपीआई को आपने एनालाइज करना था तो आप इंडिया के बारे में बताओगे और ओवरऑल बातें भी इसमें लिख सकते हो. ठीक है. So this is how you can talk about India and what are the implications of this report as far as India is concerned.
The next question is about microfinance. Microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India. Evaluate the role of SHG in achieving twin objectives along with empowering women. SHG पे हम बहुत क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब 24, 23, 22, 21 इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस से शुरू करोगे। माइक्रो फाइनेंस क्या कहता है? स्मॉल लोन्स एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट। अभी जो है 3 लाख से कम जिनकी फैमिली इनकम होती है उनको जब लोन मिलता है वो माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। तो जब से 1992 से एसएचजी नाबार्ड लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, माइक्रो फाइनेंस एक कॉन्ड्यूट टू पॉवर्टी एलिवेशन की तरह काम किया है। तो वो कोलेटरल फ्री लेंडिंग करता है, सेविंग्स को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, और इसके अलावा वो एसेट क्रिएट करता है, थ्रिफ्ट की प्रैक्टिस यानी सेविंग्स की प्रैक्टिस को एनकरेज करता है, जिससे मशीनरी आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री में लगवा सको, इन्वेस्टमेंट कर सको, री इन्वेस्ट कर सको प्रॉफिट को, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर सकता है। बट कुछ शॉर्टकमिंग्स है ना, कि अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। ठीक है, मोर देन 70% आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मोर प्रेवलेंट इन सदर्न स्टेट्स रादर देन नॉर्दर्न स्टेट्स, है ना। तो वहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है, इम्प्रॉपर बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड्स इनके अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, वगैरह वगैरह। बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, ये आपका दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंदर जो ये काम हो रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों महिलाओं को लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ अटैच किया गया है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके साथ हमारे ये सवाल समाप्त होते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अप्रोच टू द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमने इवैल्यूएट करना था, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ टू इंप्रूव देम। चलिए, थैंक यू एंड सी यू वेरी सून। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। Alright, so on to the GS2 paper. 4 questions IR के, जैसे हर साल आते हैं, तो IR के चारों सवालों को क्रिस्प तरीके से एक फ्रेमवर्क अप्रोच से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको मॉडल आंसर्स और ये जो आंसर्स आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, इन दोनों आंसर्स को एक बार देखना चाहिए ताकि आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सके। ऑफ कोर्स इसके जो आंसर्स आए आपको हमारी वेबसाइट पे और इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बात कर रहा है क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है, तो WHO के बारे में तो क्वेश्चन आना ही था इन कंटेक्स्ट ऑफ द कोविड पैंडेमिक। तो यहां पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करी गई है, रोल ऑफ द WHO इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। नाउ अब यहां पे पहले तो हम डिफाइन करेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को वेरी ब्रीफली, कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी क्या है उसको आप डिफाइन करेंगे। देन आप मेंशन करेंगे कि WHO एपेक्स ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है अंडर द यूनाइटेड नेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है in terms of coordinating responses to the public health crisis. And then आप contextualize करेंगे कोविड-19 के सिनेरियो के साथ, जहां पे देखो एक 100 साल में एक बार आने वाली महामारी, अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल जो पैंडेमिक आया था, जिसने WHO के इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को टेस्ट किया। बिकॉज 100 साल पहले 1920 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, तब WHO एज अ बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ अब रोल क्या रहा है WHO का? तो पहले तो अर्ली वार्निंग और सर्वेलेंस की बात करें तो कोविड-19 को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जनवरी 2020 में डिक्लेयर किया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ WHO ड्यूरिंग द होल कोविड क्राइसिस। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत एंटी WHO स्टैंड ले रहे थे, एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप अब जब दूसरी बार आए हैं तो ही विड्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द WHO। एंड देन ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में आता है कि WHO को ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी 2019 में डिक्लेयर कर देना चाहिए था। रेट्रोस्पेक्टिवली ये बात आती है। देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल गाइडेंस की बात आती है। कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप करे थे WHO ने इन टर्म्स ऑफ क्वारंटीन, इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एंड ऑल्सो सॉलिडारिटी ट्रायल्स भी प्रमोट करे थे फॉर वैक्सीन एंड द ट्रीटमेंट। देन थर्डली कोऑर्डिनेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म। तो कोविड-19 के जो सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड था, या हम गावी अलायंस की बात करें, राइट, आई मीन कुछ ऐसा एक फंड बनाया गया था कोवैक्स के द्वारा, जहां पे गावी अलायंस था, सेपी था, यूनिसेफ था। तो right since the outbreak of the pandemic, WHO was concerned about the public health safety and also about the vaccine response, and from a very early stage WHO was acting in its own stride what it could in terms of developing an effective mechanism to fight this deadly disease. And capacity building in developing countries, specifically जो लीस्ट इनकम कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे भी WHO ने काफी सारे ऐसे वैक्सीन ट्रायल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रन
किए थे। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस की बात आती है तो यहां पे डिलेड रिस्पांस एलिगेशन की बात आती है। WHO वाज अक्यूज्ड कि वो स्लो था in declaring the pandemic and was over reliant on China's initial data. There was a lot of time lost between November, जब चाइना में पहला 0 केस रिपोर्ट किया गया, तो जनवरी 2020, बीच में जो 2 महीने का गैप था, क्रिटिक्स का कहना है कि वो बहुत ज्यादा गैप था, कि WHO पहले भी डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन चाइना के इनिशियल डेटा का WHO वेट करता रहा। देन लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर, WHO के पास सिर्फ एडवाइजरी और रेकमेंडेटरी पावर्स है, ये बात आपने मेंशन करनी है, ये बाइंडिंग नहीं है। WHO डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग मैंडेट्स। एंड देन डिपेंडेंस ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, सो ओवर 80% ऑफ द WHO's फंडिंग इज वॉलंटरी, which leads to donor influence and structural bias as well. And structural limitations में WHO के पास कोई ज्यादा teeth नहीं है. WHO lacks the teeth. Now, I mean, कहते हैं ना कि you don't have the teeth to bite, but you can bark. So WHO is lacking the teeth to penalize the non-compliance or misinformation which is being done by the member countries. And WHO was also struggling to ensure equitable vaccine distribution despite this COVAX facility, the COVAX facility. So way forward, of course, now we have this global pandemic treaty. Now we have that. ये करंट अफेयर्स में था. करंट अफेयर्स में अगर आप फॉलो करते हैं तो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, अप्रैल मई के करंट अफेयर्स में. एंड देन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड रिफॉर्म डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स सो दैट फ्यूचर में बेटर प्रिपेयर्ड हो. ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस विद एनफोर्समेंट मैकेनिज्म. पैंडेमिक ट्रीटी का मेंशन करना बहुत जरूरी है अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहा है. हैज प्लेड अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्रीज. कमेंट विद एग्जांपल्स. ऑलराइट, सो अब यहां पे देखिए, पहले तो आप डिफाइन करेंगे इंडियन डायस्पोरा को एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर सेटल्ड हैं. देन आप मेंशन करेंगे उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को, स्पेसिफिकली इन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज लाइक इन द यूके, इन कैनेडा, you know, in the other parts of European countries and even in America. And then you will highlight the dual role. किनका dual role है कि ये contribute कर रहे हैं host countries को, जहां पे मतलब ये रह रहे हैं, और also अपनी home country को भी contribute कर रहे हैं by acting as a bridge to provide cultural and strategic linkages with the host country. Alright, तो यहां पे देखिए question में अब आपको significantly यहां पे डायस्पोरा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का पूछा है, गल्फ रीजन का नहीं पूछा. तो ऐसे तो हमारा बहुत सारा डायस्पोरा गल्फ में भी जाता है, लेकिन वहां का नहीं पूछा क्वेश्चन में. तो यहां पे बॉडी में आप एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं PIES का, पाइस. पीस यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. तो ऋषि सुनाक हो, कमला हैरिस हो, लियो वर्दकर हो, अब ये प्रोमिनेंट लोग हैं जिनका इंडिया के साथ कुछ नाता है, ओरिजिन है, या इंडिया के साथ कनेक्शन है, मे बी इनके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का. सो देयरफॉर इन लोगों का इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में आना, या फॉर एग्जांपल अब हम जोरहान मोमदानी की बात करें जो कि होपफुली न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन सकते हैं. सो देयरफॉर ऐसे लोगों का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जांपल जब 2007-8 में इंडिया अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, तब देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंडियन अमेरिकन लॉबी व्हिच वाज एक्टिवली लॉबिंग with the lawmakers and with, you know, the other important influential people in America so that this nuclear deal could see the, you know, clearance. Alright, and also anti-India narrative जो बाहर, जैसे for example कनाडा में anti-India narrative promote किया जाता है. There are people who try to promote and sabotage India's interest sitting abroad in Australia, in Canada. तो ये anti-India narrative को counter करने के लिए हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म भारत सरकार को मिल रहा था, तो हमारे डायस्पोरा ने बाहर इन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, इन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे इस बिल के बारे, इस लेजिस्लेशन के बारे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी थी. आए यहां पे इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल आ जाता है. सो लीडर्स इन द यूनिवर्सिटीज, मीडिया, थिंक टैंक्स, ये पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं, जैसे कि फरीद जकारिया जो प्रोफेसर्स हैं आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में, जगदीश भगवती की बात करें, राइट, रघुराम राजन की बात करें, चलो मतलब इन्होंने काफी लंबा समय बाहर निकाला है, काफी लंबा समय बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्पेंड करा है. सो देयरफॉर दे आल्सो ट्राई टू प्रमोट इंडियन कल्चर एंड इंडिया सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस. एंड ऑफ कोर्स योगा, बॉलीवुड, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये भी एक जरिया है टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल. ई से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स आ जाता है, बिकॉज जो हाई इनकम प्रोफेशनल्स हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स फील्ड में जो हैं, जो स्टेम फील्ड में आते हैं, फिनटेक में आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, ये सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इकोनॉमी ऑफ द होस्ट कंट्रीज जहां पे ये रह रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे वो बैठे हैं.
ऑलराइट, एंड देन एस यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवरेज आता है. सो ये जो हमारा डायस्पोरा है, दे एक्ट एज इनफॉर्मल डिप्लोमैट्स जो कि पब्लिक सपोर्ट बिल्डअप करते हैं फॉर इंडिया स्टैंड्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, मोबिलाइज करते हैं ओपिनियन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. चाहे वो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात थी, जब पोखरान में हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था दूसरी बारी, जब हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, रादर आई वुड से नॉट न्यूक्लियर वेपन, या कोविड एड की बात हो, तो हमेशा हमारे डायस्पोरा ने हमारी मदद करी है. एज इनफॉर्मल एम्बेसडर्स और एज इनफॉर्मल डिप्लोमैट्स उन्होंने भारत के पक्ष को और भारत की छवि को ऊपर सम्मान देने की कोशिश करी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वाड की बात हो रही है. क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स. डिस्कस. तो मैं तो इसको ट्रेड ब्लॉक नहीं मानूंगा, मिलिट्री अलायंस क्वाड अपने आप को नहीं मानता. आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं. देखो पहले तो डिफाइन करोगे क्वाड को. एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जहां पे इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश अलाई कर रहे हैं. ओरिजिनली इसका एम है फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, टू हैव अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, टू अपहोल्ड अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. ये बातें आपने लिखनी है. आपने इसकी एवोल्यूशन की बात करनी है कि बहुत लूज अलाइंड ग्रुपिंग था बैक इन 2007. ये आइडिया शिंजो आबे, द लेट शिंजो आबे, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रमोट किया था. लेकिन इस आइडिया को कंटेक्चुअलाइज और मटेरियलाइज होने में 2017-2018 तक टाइम लग गया था. देन यहां पे एक एक्रोनिम है अगेन बाय द नेम ऑफ सिक्योर. एस यानी कि सिक्योरिटी रूट्स अभी भी इसके क्वाड अलायंस के अंदर है. ऑल्दो क्वाड इज वेरी स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी. क्वाड ओनली टॉक्स वेरी सिंबॉलिकली ऑफ ट्रेड एंड वैक्सीन्स एटसेट्रा. बट अगर ऐसी बात है तो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस क्यों होती है, मतलब ये बात आप बताओ. इनिशियल फोकस मैरिटाइम सिक्योरिटी पे था, नेवल एक्सरसाइज अभी भी होती है, मालाबार एक्सरसाइज जिसको क्वाड एक्सरसाइज कहते हैं. शेयर्ड कंसर्न्स हैं ओवर चाइनाज अग्रेशन एंड असर्शन इन द इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक इज ऑल्सो चाइना पीड़ित समाज. तो इन कंट्रीज, और चाइना पीड़ित समाज इंडो पैसिफिक में एशियान कंट्रीज आती हैं, तो एक एशियन सेंट्रिक इंडो पैसिफिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, ये एक मेजर गोल है क्वाड कंट्रीज का. लेकिन क्वाड के पास फॉर्मल मिलिट्री ट्रीटी ऑब्लिगेशंस नहीं है जैसे कि नेटो के पास है. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन रेजिलियंस पे फोकस काफी है. इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, क्वाड क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड शिप एट द सी ऑब्जर्वर मिशन की बात करें, क्वाड कैंसर मूनशॉट की बात करें, तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि बियॉन्ड मिलिट्री रिलम के भी हम देख रहे हैं विद इन द क्वाड. देन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे इकट्ठे कोलैबोरेट करके फाइनेंस कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में एज अ काउंटर टू द बीआरआई. एंड ऑल्सो यहां पे फोकस करने की बात है ऑन द डिजिटल कनेक्टिविटी एंड द टेलीकॉम सिक्योरिटी सर्विसेज एज वेल. ऑलराइट, देन यू से आता है यूनिफाइड टेक एंड ट्रेड फोकस. यहां पे क्वाड वर्किंग ग्रुप्स है जैसे कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात हो, क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन इकोनॉमी है, कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. सो देयरफॉर यहां पे अगेन बियॉन्ड द रेलम ऑफ मिलिट्री, बियॉन्ड द रेलम ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी हैं जहां पे क्वाड अलाई कर रहे हैं. देन रीजनल आउटरीच में कैपेसिटी बिल्डिंग साउथ ईस्ट एशिया में, पैसिफिक आइलैंड्स में, ऑल द वे टू अफ्रीका, जो आपका सदर्न पैसिफिक आइलैंड फोरम है वहां पे. देन ई से आता है इवॉल्विंग आइडेंटिटी. क्वाड इवॉल्व कर रहा है इनटू अ जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म मोर देन अ जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक. और कोई बाइंडिंग डिफेंस कमिटमेंट नहीं है, विच इंडिकेट्स के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है with economic cooperation at the core. So economic cooperation is at the core. There is no military cooperation which is at the core. All right. So Quad is not transforming from a military alliance but rather beyond strategic security into a comprehensive partnership which is blending defense cooperation with trade and also developmental goals. तो ये बात यहां पे डायकोटमी समझनी जरूरी है कि क्वाड इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डिफेंस, क्वाड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रेड, क्वाड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, क्वाड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हैविंग अ जस्टिसेबल ऑर्डर व्हिच इज मेंट टू कंटेन अ पीसफुल इंडो पैसिफिक. Then third is, what is the significance of India-US defense deals over the India-Russia defense deals discussed with reference to the stability in the Indo-Pacific region. अब इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइज है रशिया के साथ, टाइम टेस्टेड टाइज है हमारे रशिया के साथ, लेकिन हमने कुछ सालों में देखा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में भी डिफेंस टाइज काफी बड़े हैं. और ये शिफ्ट इज ड्रिवन बाय द चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स और इंडिया का जो ग्रोइंग रोल है इंडो पैसिफिक में, उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया अमेरिका की जो कोऑपरेशन है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस काफी बड़ी है. देन यहां पे एक फ्रेमवर्क है स्ट्राइड फ्रेमवर्क. पहली बात तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंडिया अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक में देखने को मिल रही है, और पिछले कुछ 9-10 सालों से अमेरिका का यह कहना कि इंडिया वुड बी आर पिवट टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक. द फैक्ट कि पहले इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक कहा जाता था और अब
एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है, हाईलाइट्स द सेंट्रलिटी एंड द इंपॉर्टेंट रोल इंडिया विल प्ले इन द टाइम्स टू कम. Alright, then focus on the freedom of navigation, countering China's assertiveness and ensuring a rules-based maritime order. T से बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटरऑपरेबिलिटी की. अमेरिका ऑफर कर रहा है एडवांस टेक जैसे कि प्रेडेटर ड्रोन, C-130Js, अपाचे हेलीकॉप्टर्स. इतने एडवांस्ड वेपनरी अभी रशिया हमको नहीं ऑफर कर रहा है. ऑफ कोर्स रशिया ने हमारी बहुत मदद करी है, right after our independence in terms of building up our defense complex, in terms of building up our space programs, but recent technologies में अमेरिका हमारे साथ collaborate कर रहा है. And then of lately we've also seen कि हम अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. हमारी जो ओवर रिलायंस थी रशिया पे वो कम हो रही है इन द वेक ऑफ द क्लोज रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड चाइना जो हम देख रहे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. And this will also help us to mitigate the risk of sanctions. For example, कैटसा की बात करें, अब कैटसा सैंक्शन लगने का डर इंडिया के ऊपर था जब इंडिया ने S-400 मिसाइल्स मंगवाने थे रशिया से. लकीली वही S-400 मिसाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए इन द ऑपरेशन सिंदूर. बट हाउएवर वी यूज डिप्लोमेसी वेरी स्मार्टली टू नेविगेट एंड मैन्यूवर कि हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगे. And then I से इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात आती है, which is the boost to make in India via the co-production and the joint development. यहाँ पे GE F414 जेट इंजन डील की बात आती है. And the American partnerships also provide a lot of tech infusion and also help indigenous defense capabilities को कैसे हम स्केल अप कर सकें. डी से डिप्लोमेटिक लेवरेज की बात आती है. यूएस डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के स्ट्रेटेजिक वेट को ग्लोबली और दर्जा देता है और बढ़ावा देता है. एंड ई से इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सिनर्जी की बात आती है कि इंडिया अमेरिका टाइज they are not just military but they're also part of a larger strategic convergence including economy, cyberspace and intelligence cooperation as well, जो कि सारे के सारे इंडो पैसिफिक ओरिएंटेड है. कंक्लूजन में ये बात जरूर हमने मेंशन करनी है कि रशिया लेगेसी प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, लेकिन रशिया लिमिटेड टेक ट्रांसफर्स ऑफर करता है, लेस सिनर्जी ऑफर करता है अगर हम इंडो पैसिफिक डोमेन की बात करें जहां पे चाइना की प्रॉक्सिमिटी बहुत बड़ा कंसर्न है. सो दिस इज ऑल. I'll see you very soon once again. Thank you.